नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विद हारिया में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में लगभग ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आप इंटर मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, खास करके इंटर के लिए, जो अभी बिहार बोर्ड का अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि उसी लेवल पर हम क्वेश्चन को लाते रहेंगे। और ये ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। पर डे आपको हम, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट से हम एक से एक क्वेश्चन आपको लिए लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको पर डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है? प्रकृति में जल है वो किस अवस्था में होता है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो फिर हम आपको बताते हैं। प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है, कोशिश कीजिए। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ठोस, द्रव, गैस। प्रकृति में जो जल होता है वो तीनों अवस्था में देखने को मिलता है। ठोस में भी मिलता है, द्रव में मिलता है और गैस में भी मिलता है। ठोस के रूप में आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा, द्रव के रूप में पानी, और गैस के रूप में वाष्प जो होता है, जिसको हम लोग भाप कहते हैं। ये तीनों अवस्था में प्रकृति में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अपरिवर्तित रहेगी, घटेगी या बढ़ेगी, या इनमें से कोई नहीं? कोशिश कीजिए, आप एक बार ट्राई कीजिए। जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अपरिवर्तित रहेगी, घटेगी या बढ़ेगी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये घटेगी। जब भी बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है, ना कि बढ़ती है। ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो घटेगी जब बर्फ़ पिघलेगी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? कौन सी धातु है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है या चांदी है? इन चारों में से कौन सी ऐसी धातु है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कोशिश कीजिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम धातु सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं केवल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होता है, या सिर्फ न्यूट्रॉन होता है, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों होता है? चलिए आप थोड़ा कोशिश कीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, केवल प्रोटॉन नहीं होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो उसके चारों ओर कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, धन आवेश होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उदासीन। न्यूट्रॉन ना ऋण आवेश होता है ना धन आवेश होता है, ये उदासीन होता है। ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन धन आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन ये उदासीन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, NaCl का pH मान। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक का जो pH मान है वो कितना है? तो नमक का जो pH मान है वो कितना है? 7 है, 8 है, 9 है या 1 है? आप कोशिश कीजिए एक बार।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यानी सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान है वो 7 है, यानी ये उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु इसमें से कौन सा? मैग्नीशियम, Mg, निकेल या कैल्शियम या सोडियम? Mg, Na, Ca, Na, यानी मैग्नीशियम, निकेल, कैल्शियम या सोडियम, इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे भारी धातु है? तो चलिए आप एक बार कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निकेल जो है ये सबसे भारी धातु है इन चारों में से। Mg, Na, Ca, Na, इन चारों में से निकेल जो है ये सबसे भारी धातु है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा सोडियम। लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा सोडियम, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? एक बार आप कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, लिथियम, Li जो है ये सबसे हल्की धातु होती है, यानी लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर का जो मुख्य अयस्क है वो कौन सा है? क्रायोलाइट है, कॉपर पाइराइट है, ग्लेना है या सिनेवार है? इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कॉपर का मुख्य अयस्क है? तो आप एक बार इसका जवाब देने की कोशिश कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर पाइराइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कॉपर पाइराइट जो है ये कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर पाइराइट। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत जल्द। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अयस्क से अशुद्धियों का पृथक करना कहलाता है। अयस्क से जब अशुद्धियों का पृथक करते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो एक बार आप ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भर्जन। अयस्क से जब अशुद्धियों का पृथक करता है तो उसे हम लोग भर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भर्जन। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्रायोलाइट का सूत्र है। क्रायोलाइट का इसमें से कौन सा सूत्र है? क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? NaF, Na3, Na3Al(F6) या Al(F3) या CaF2, इनमें से कौन सा क्रायोलाइट का सूत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na3Al(F6). क्रायोलाइट का सूत्र Na3Al(F6) इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु? एंटीमनी क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु? तो एंटीमनी जो है ये उपधातु, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एंटीमनी उपधातु है। अगला क्वेश्चन है भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भार के अनुसार जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशियो है वह 1:8 है। हाइड्रोजन का भार होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, और इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 1:8 आएगा। ये भार के अनुसार है। और अगर सिर्फ पूछे कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का क्या रेशियो है तो 2:1 होता है, और भार के अनुसार 1:8 होता है। 1:8 इसका भार के अनुसार रेशियो होता है जल में। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7, 6.2 या 14? इनमें से शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अब जल्दी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। शुद्ध जल का पीएच मान है 7। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये उदासीन होता है, ये ना तो एसिड होता है और ना इसमें बेस होता है। ये ना अम्लीय ना क्षारीय, ये उदासीन होता है। इसका पीएच मान 7 होता है।
अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल का प्रयोग किया जा सकता है। कठोर जल का जो प्रयोग है वो किस रूप में किया जा सकता है। कठोर जल जो होता है ये साबुन झाग नहीं देता है। इसका एक क्वेश्चन बनता है कि कठोर जल में साबुन झाग क्यों नहीं देता है। तो वही कठोर जल का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो आपको बता दें, कठोर जल का जो प्रयोग है ये स्नान करने में किया जाता है। इसका उपयोग किया जा सकता है स्नान करने में। कपड़े धोने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये झाग नहीं देगा तो कपड़ा साफ नहीं होगा, और कृषि में तो क्या ही नहीं जा सकता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ये स्नान करने में किया जा सकता है इसका उपयोग। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, या ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय, यानी कि ये ना तो अम्ल है ना ही क्षारीय है। इनमें चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अम्लीय गैस क्या है, अम्लीय, क्षारीय, ना अम्लीय ना ही क्षारीय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। ऑक्सीजन गैस ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आंसू गैस है। निम्न में से आंसू गैस, यानी आंसू गैस का फॉर्मूला क्या होता है। SO2, H2S, NH3 या HCl। इनमें से कौन सा है जो आंसू गैस कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH3, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग अमोनिया कहते हैं। अमोनिया को ही आंसू गैस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH3 अमोनिया। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में अमोनिया गैस। जल में अमोनिया गैस क्या कम विलय है, अविलय है, विलय है या अधिक विलय है। अमोनिया गैस जल में कम विलय है, अविलय है, विलय है या अधिक विलय है। इनमें से क्या होगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया गैस जल में अधिक विलय है। अमोनिया गैस जो है जल में अधिक विलय है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। मीथेन होता है, एन ब्यूटेन होता है, एन ऑक्टेन होता है या ऑक्टेन का मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन, एन ब्यूटेन, एन ऑक्टेन या ऑक्टेन का मिश्रण। फटाफट इसका जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन गैस जो होता है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य रूप होता है। मीथेन गैस यानी मीथेन, ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4। कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। फटाफट इसका जवाब दिए। बहुत ही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप जल्द ही दीजिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन ही हम आपके लिए पर डे लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम नए अगले वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन लेकर के, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक ही बात बोलेंगे कि पढ़ाई कीजिए, नौटंकी मत कीजिए, क्योंकि ये आपका जीवन है, आपकी को बनाना है, जीवन जीना है, और जिसे बर्बाद करना है या काटना है ये आप पर डिपेंड करता है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान।